और दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों के? मौज आ रही है नहीं आ रही? तो अब 5-6 दिन बचे हमारे एग्जाम के, तो काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी और कॉल करके भी कि जीके पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना दो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जीके में हम लास्ट के 5-6 दिनों में क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्कोर जीके में मैक्सिमाइज हो सके, या एटलीस्ट हम ऐसे अच्छे स्कोर पे पहुंच सके जीके में मिनिमम एफर्ट्स में। क्योंकि देखो, अब एग्जाम काफ़ी नज़दीक बचा हुआ है, तो जितना आपने उसमें पढ़ना था पढ़ लिया, जितना रिवाइज करना था कर लिया। अब लास्ट के 5 दिन को कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी से हम यूज कर सकें जिससे कि जीके में आप अच्छे नंबर ला सकें। मैंने जितने भी एग्जाम दिए एसएससी के, जीके में मेरे हर बार काफी अच्छे नंबर आए हैं। इसका एक श्रेय तो मैं देखो देना चाहता हूँ, मैंने पीसीएस की तैयारी में कर रहा था साइड बाय साइड, तो इस वजह से भी हो सकता है मेरे जीके में अच्छे नंबर आए हों। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पीसीएस के एग्जाम की जीके और एसएससी की जीके काफी डिफरेंस है इनमें। तो स्पेसिफिकली मेरे किस किस चीज़ को फॉलो करके एसएससी की जीके में भी बढ़िया नंबर आए हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप भी फॉलो करके बहुत बढ़िया नंबर ला सको। तो लास्ट 5 दिन में कैसे कैसे आपको जीके पढ़नी है मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब देखो, कोई भी किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो मुझे इस नंबर पे आप पूछ सकते हो, लेकिन कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं आजकल, मैं उठा नहीं पा रहा काफी सारे कॉल्स। तो आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी डिटेल्स है, पोस्ट करके पढ़ लेना। मैंने एग्जाम क्लियर करने भी पोस्ट करके पढ़ना चाहो पढ़ लेना। देखो, मैंने इंग्लिश की मैं क्लासेस ले रहा हूँ, उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हुई है कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 2 अटेम्प्ट करते वक्त कि आप सेक्शन 2 में सबसे पहले जीएस करो। जीएस करने का मकसद ये सेक्शन 2 में कि इंग्लिश में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है आरसी जैसे कि और पैराजंबल, वो आप एंड में करोगे तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप शुरू में करोगे ना वो, तो आप हड़बड़ी में गलती करोगे। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है पहले जीएस निपटा दो शुरू के 10 मिनट में, और बाद में इंग्लिश करो बचे हुए 50 मिनट में। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके लिए इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा फाइनल में, और आरसी के और पीक्यूआरएस के क्वेश्चन काफ़ी नंबर देके जाएंगे आपको। और जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी आप टाइम, जैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा सोचने के बाद वो आंसर आने वाला है। अगर आंसर पता होगा तो 1 मिनट तो मैक्सिमम है, आप कर दोगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जीएस का, ठीक है। बहुत लोगों से क्या है कि अगर पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी जीएस की सही हो ना, तो तब भी नंबर बढ़ जाते हैं, कम से कम 5-10 नंबर इससे भी बढ़ जाएंगे अगर आप अटेम्प्ट पेपर को सही से करोगे तो देखो, जीए के में आएगा ना, पेपर में आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। आप एग्जाम में बैठे, सेक्शन 2 खुला, सेक्शन 1 सबमिट हो गए, सेक्शन 2 आपके सामने आया। सेक्शन 2 में इंग्लिश को पूरी स्किप स्किप करके जीके पे पहुंच जाओ पहले क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, वो टारगेट रखो 10 मिनट उसके लिए। 25 क्वेश्चन आएंगे। अब इस 25 क्वेश्चन में अपने माइंड में कोई पहले से फिक्स टारगेट मत लेके जाना एग्जाम में कि मुझे यार 25 में से 20 फोड़ने हैं क्वेश्चन, 20 तो करने ही अटेम्प्ट, मिनिमम 20 करने हैं, 20 से कम में मानूंगा नहीं मैं, मुझे चाहिए फलानी फलानी पोस्ट, फलानी फलानी रैंक लानी। ये सब मत सोचो, ये सब एग्जाम हॉल में सोचने का वक्त नहीं होता। आपको 25 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको टारगेट ये नहीं बनाना, माइंड में बनाना कि मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं, मेरे को 22 क्वेश्चन करने हैं, मेरे को 15 क्वेश्चन करने हैं। देखो, ये सब सारी की सारी चीजें होती हैं कॉम्पिटिटिव। अगर पेपर टफ आया ना, तो किसी भी इंसान को जो सिलेक्टेड पर्सन है ना, उसे भी 15 क्वेश्चन भी पानी पिला सकते हैं बढ़िया तरीके से। और अगर पेपर सिंपल आया तो 25 के 25 क्वेश्चन करके भी अच्छा पेपर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो टोटली डिपेंड करेगा उस दिन पे, उस शिफ्ट पे, उस टाइम पे कि कैसा पेपर है, कैसे क्वेश्चन है। पहले से टारगेट मत रखना। बहुत लोग मैंने देखा टारगेट रखते हैं कि यार 20 क्वेश्चन करूंगा तो इंग्लिश में 50 नंबर आएंगे, तब जाके ये पोस्ट मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब फालतू की बात है, ये अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दो। एग्जाम में जाते अपने दिमाग में एक एक क्वेश्चन को टारगेट करो। ओवरऑल ये मत देखो 15 अटेम्प्ट हुए कि 20 अटेम्प्ट हुए कि 22 अटेम्प्ट हुए। एक क्वेश्चन पकड़ो, वो सही हो रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। जब पूरा पेपर खत्म हो जाए ना, तब होती है ये चीज देखने की कि कितने क्वेश्चन हुए कितने नहीं हुए। सबसे पहले टारगेट रखो अपना कि एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सही करना है हमें, ठीक है। अगर एक एक क्वेश्चन देख के टारगेट करना है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है उसके, मान लो सपोज पूछ लिया आपसे कि अकबर ने फलानी फलानी लड़ाई कब लड़ी थी। अब आपको पता है कि अकबर का रूल 1556 से लेके 1600 कुछ तक था। तो अब आपको नॉलेज, आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो जो भी ऑप्शन 1556 से लेके 1608 तक होंगे, वो ऑप्शन तो नहीं होंगे। मतलब जो उसके बीच में नहीं होंगे ऑप्शन, वो तो आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि अकबर का रेन उस टाइम में था, तो उस पीरियड में ही लड़ाई लड़ी होगी जो भी लड़ी होगी, तो ऑप्शन नहीं होगा। तो आपने अपने दिमाग में ये पता कर लिया कि ये वाला आंसर नहीं है, लेकिन अब बचे 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे? नहीं, सबसे गलत आइडिया है तुक्का मारना।
तीन में कभी भी तुक्का मत मारना, हमेशा फाइनल नेगेटिव मार्किंग के शिकार होके आप बहुत पीछे हो जाओगे। हाँ, अगर आप उसमें दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि अच्छा अकबर का रूल था 1556 से लेके 1600 कुछ तक का, ऑप्शन एग्जाम में दिया है कि 1603, तो आप ये देखोगे फाइनली एंड में तो लड़ाई नहीं लड़ी होगी, शुरू में जब वो अपनी एम्पायर कंसोलिडेट कर रहा होगा तब इसने लड़ाई लड़ी होगी है, तो 1560 1570 इस तरह के आंसर होंगे। तो वहां आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, अगर मान लो दो ऑप्शन है, एक तो 1560 है, मतलब एक 1570 है, एक 1575 है, उन दो में मान लो आपको डाउट हो रहा है, तो उन दो में से आप किसी एक को टिक कर सकते हो। अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो तो बचे हुए दो ऑप्शन में आप रिस्क लेके टिक करो जरूर, ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि उसे आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 50% चांस है आपका सही होने का, और अगर आप चार क्वेश्चन में ऐसा करते हो ना, तो दो में तो जरूर ऐसा होगा कि आपका सही हो जाए, तो इस वजह से आपके ओवरऑल नंबर बढ़िया आ जाएंगे। मतलब अगर आप चारों क्वेश्चन स्किप करते हो उसके मुकाबले आपने चारों अटेम्प्ट करे और दो सही हो गए, तो आपके ओवरऑल पॉजिटिव में नंबर आएंगे इससे। ठीक है, तो दो में जब भी डाउट हो ना उसे सोल्व कर दो, उसमें डाउट मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो ऑप्शन में, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया ना कि अकबर का, जैसे मान लो शाहजहां के बारे में पूछा कि शाहजहां ने कोई मोन्यूमेंट था, अब ताजमहल तो फेमस है, कोई भी मोन्यूमेंट ले लो सपोज कि ये कोई गार्डन है शाहजहां ने कब बनाया, तो अब उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1628 से लेके 1658 तक शाहजहां का टाइम रहा है, तो उस पीरियड में आप जो जो ऑप्शन नहीं आ रहे वो गलत है, मतलब ऑप्शन। ठीक है, मान लो कोई औरंगजेब के टाइम में आ रहा है, या कोई अकबर के टाइम में आ रहा है, या कोई शाहजहां के जहांगीर के टाइम में आ रहा है, वो ऑप्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है ना, अब देखो इसमें भी बचे हुए दिनों में अब तक मैंने आपको बताया पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ना, दो ऑप्शन वाले टिक कर दो, तीन वाले बिल्कुल टिक मत करो, अवॉइड करो। अपने दिमाग में पहले से टारगेट ना लेके चलो कि कब कौन सा क्वेश्चन मैं, मतलब 15 क्वेश्चन करने हैं कि 20 करने हैं कि 22 करने हैं कि 25 करने हैं, ये टारगेट बिल्कुल ना लेके चलो। जो क्वेश्चन उस समय पे होए वो टिक कर को सोल्व करो, जो नहीं होए उसे छोड़ो, वो नहीं करना, आपको माइनस में नंबर देगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपने मॉक टेस्ट उठा के देख लेना पुराने आपने जितने भी दिए हैं, सारे मॉक टेस्ट में अगर आप ये देखोगे ना कि अगर जो जो क्वेश्चन मुझे आते थे अगर मैं वही सोल्व करता, तो आपके कम से कम बहुत, मतलब 5-10 नंबर ऐसे हैं जो कि आपने गलत अटेम्प्ट करने की वजह से वेस्ट कर दिए हैं। और वो गलत अटेम्प्ट सबसे ज्यादा होते हैं जीके में और इंग्लिश में। इंग्लिश में फिर भी आप उन्हें रोक सकते हो कि आपसे नहीं आता, जीके में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मान लो 25 क्वेश्चन आए, अब इंसान सोचता है मैं तो 11 ही कर पाया हूँ, अब 11 करूंगा तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, वो क्या करता है चार क्वेश्चन तुक्के मार देता है। अब देखने को अपने आप खुश हो जाएगा पेपर में कि 15 अटेम्प्ट कर गया हूं मैं, लेकिन वो चारों के चारों गलत होंगे ना आपके। तो अभी को ये देखो कि आपको एक या डेढ़ क्वेश्चन वो सही वाला भी लेके जाएंगे जो आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आते हैं। और जब फाइनल स्कोर देखोगे ना अपना कि यार मेरे 315 नंबर आ रहे हैं, आप देखोगे चार क्वेश्चन में तुक्के नहीं मारते 319 नंबर आते हैं, टैक्स असिस्टेंट से सीधा इनकम टैक्स मिल जाता है आपको। तो ये है मेन प्रॉब्लम जो कि आपको ये बहुत मतलब बड़ा दुख देने वाली है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अवॉइड हो सकती है जीके में, और करनी है वो अवॉइड, वो मतलब सबसे ज्यादा दुख देती है जीके में नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पेपर अटेम्प्ट करते हुए नेगेटिव मार्किंग को कंप्लीटली कंप्लीटली अवॉइड करो, बहुत इजी अवॉइड करना, और अवॉइड करनी है हमें। अब पॉइंट आता है बचे हुए दिनों में क्या करना है आपको। देखो बचे हुए दिनों में सिंपल टारगेट है। अगर आपने सबसे पहले तो करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर देखो 2022 का जो पेपर हुआ था ना मेंस का, उसमें करंट अफेयर पूछे थे स्टेटमेंट वाले, जैसे यूपीएससी में पूछता है ना, तीन स्टेटमेंट दे देता है और बोलता है, ऑप्शन देता है 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 2, 3 and 4 आर करेक्ट, नीदर ऑफ देम आर, मतलब इस तरह से देता है। तो उसमें आपको चारों स्टेटमेंट, उनमें जो डेटा दिया है वो डेटा वाइज देता है वो, मतलब ऐसे नहीं। तो वो पुराने टाइम में आते थे ना ऐसे कि आ, फलाना अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला, या युगांडा का प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन आजकल वो पूछ नहीं रहा। 2022 में तो एटलीस्ट नहीं पूछे थे, उम्मीद ये है कि 2023 में भी नहीं आएंगे। तो अगर आपने देखो करंट अफेयर्स पढ़े हैं और अच्छी तरह आपने रिवाइज करा है, उन्हें सब चीजें मतलब याद करी हैं, तो ये टाइम है उन्हें रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से, पिछले 5 या 6 महीने के करंट अफेयर्स बढ़िया तरह से रिवाइज मार दो। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े, या फिर पढ़े हैं लेकिन आए गए से पढ़े हैं, कुछ बढ़िया सॉलिड नहीं पढ़ा उसमें कुछ, तो अब टाइम है कि उन्हें स्किप करो। अब बिल्कुल मत पढ़ो करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ने जाओगे, करंट अफेयर होते हैं बहुत वास्ट, और करंट अफेयर इस तरीके के आजकल पूछ नहीं रहा वो, जो कि मतलब वन लाइनर टाइप हो। अगर आपने पढ़े होंगे किसी सोर्स से, वन लाइनर पढ़े होंगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं, क्योंकि एसएससी तैयारी करने वाला बंदा करंट अफेयर्स पे वो इतना डिटेल में ध्यान नहीं देता कि योजना मैगजीन या फिर वो ये विजन आईएएस की वो उठा के करे पीटी 365।
अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो साथ साथ और आपने ढंग से पढ़े और रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। लेकिन करंट अफेयर को पढ़ना और डिटेल में रिवाइज करना, सब कुछ करना इतना फ्रूटफुल है नहीं नए वाले पैटर्न के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से क्योंकि वो मतलब वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछ नहीं रहा। जैसे पहले पूछ लेता ना, रिपब्लिक डे में कौन चीफ गेस्ट है, मतलब इस स्कीम की क्या फुल फॉर्म है, इस तरह से मतलब सिंपल नहीं पूछ रहा वो करंट अफेयर्स, थोड़ा सा ट्रिकी बना के पूछ रहा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे हिसाब से अवॉइड करो 5 दिन में, बिल्कुल अब करने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, उसमें एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप करना चाहो तो कर दोगे, नहीं करना चाहो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपका, गलत होगा वो क्वेश्चन। पता क्वेश्चन कैसे पूछे थे लास्ट ईयर में? ऐसा पूछा था कि कोई रिपोर्ट आई है, उसमें इतने करोड़ लोगों को ये स्कीम का फायदा दे दिया। अब आप कोई स्कीम पढ़ोगे भी तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना कि कितने करोड़ को फायदा दे दिया कितने को नहीं, तो वो गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके सही हो रहा हो, ऑप्शन क्वेश्चन हो सही हो रहा हो तो कर देना, वरना इतना ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है नहीं, इतना डीप में जाने की। करंट अफेयर अवॉइड करो, सीधा कह रहा हूँ, फायदा नहीं इतना, जो पैटर्न आजकल चल रहा है उस हिसाब से। अब देखो, अब जीके में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक तैयारी करी है अपनी बढ़िया से, मतलब सारे आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, एनवायरनमेंट पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, बायोलॉजी हिस्ट्री साइंस सब पढ़ लिया आपने, तो अब है उसको रिवाइज करने का टाइम। जो आपने पढ़ा है आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, जिस भी सोर्स से पढ़ा है उसे उठाओ, रिवाइज मार दो सारा जल्दी जल्दी, नोट्स बनाए अपने, नोट्स से पूरा रिवाइज मार दो सब कुछ। लेकिन अगर आपने सब कुछ करा होगा तो शायद हो सकता है आप ये वीडियो ना देख रहे हो, क्योंकि आपको पहले से अपने पे कॉन्फिडेंस हो, या आप अगर वीडियो देख भी रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक करो। जो आपने सब चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हें रिवाइज करो, वो नहीं कर लो, वो आपको सही देंगी। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने या तो कम तैयारी करी है, थोड़ी मक्कारी करी है जीएस में थोड़े से वो पीछे रह गए, उनके लिए इस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे आउटपुट लिया जाए उसके बारे में देखो बताना चाहता हूँ। अगर आपने सीरियसली पढ़ा है तो जो पढ़ा है उसे रिवाइज करो, वरना अगर आपने सीरियसली नहीं पढ़ा, देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, 10 से 12 टॉपिक हैं, वो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब गारंटी है मेरी, या 2 क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक से। आपका ऐसा हो सकता है कि 25 में से 20 क्वेश्चन जो मैं 10 से 12 टॉपिक बता रहा हूँ ना इसमें से मिल जाए, 15 तो पक्का ही मिलेंगे, 15 से कम तो मिलने नहीं। 15 से 20 क्वेश्चन जो है 10 से 12 टॉपिक है, जो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही एक हर बार एग्जाम में आते हैं। मैंने 2022 की चारों शिफ्ट एनालाइज करी है वीडियो बनाने से पहले, 2021 का पेपर देखा, 2023 का प्री का पेपर देखा, 2020 का पेपर देखा टीयर 1 के, उन सब में 10-12 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि 10-12 टॉपिक से इस बार भी 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे जरूर, मतलब मोस्ट डेफिनेटली। और ये 10-12 टॉपिक्स है ना, अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है तो आप 10-12 टॉपिक के 5 दिन में कर सकते हो आराम से रिवाइज। मतलब अगर आपने थोड़ा पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपने बिल्कुल जीरो से हो, तो 10-12 टॉपिक देखो 5 दिन में करने वो भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी है, प्री निकाला हुआ है आपने, जीके में थोड़े बहुत भी नंबर आए होंगे, तो इन 10-12 टॉपिक को अगर आप फिनिश कर दोगे ना इन 5 दिनों में, तो आपके फिर 15 क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं। लेकिन फिर भी पेपर अटेम्प्ट करते हो आप, ये मत सोचना कि 15 क्वेश्चन होने ही होने थे तो 15 से तो अटेम्प्ट ऊपर ही करूंगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें भी मुश्किल क्वेश्चन आज आप नहीं कर पाओ, लेकिन अ, जो आपके एवरेज सिमिलर लेवल के बच्चे हैं उनसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे 10-12 टॉपिक अच्छी तरह याद करने के बाद। तो देखो 10-12 टॉपिक अब हैं क्या, ये कर लो, खेल खत्म। ये 10-12 टॉपिक है, देखो ये सारे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो ये टॉपिक बढ़िया से याद कर लो। अब देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो आपको कुछ नहीं करना, आपने आप जैसे मान लो कोई किताब है कि अ, तबाकती नसीरी किताब है, किसने लिखी? ये मेडिवल इंडिया की एक बुक है, दिल्ली सल्तनत पीरियड का एक वो है राइटर, उसने लिखी है। तो आप उसे सीधा नाम, लिस्ट है एक, वो लिस्ट में से किताब है और उसका नाम है, वो किताब और नाम सीधा कर लो। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन आ सकता है, अष्टध्यायी बुक है एंशिएंट इंडिया की, वो किसने लिखी है? तो पनीनी ने लिखी है वो किताब। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, जानना नहीं आपको पनीनी कौन है, किस टाइम पीरियड का है, किस रूलर के अंडर है, कुछ नहीं याद करना, बुक और उसका राइटर का नाम, सीधा सिंपल याद करना है, ठीक है। अब आप पूछोगे कहाँ से याद करो, एकदम रेडीमेड तो सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, इसके बारे में अगली स्लाइड में बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है सारा। लेकिन अभी आप समझो पढ़ना क्या क्या और कैसे कैसे है। बुक्स है, ऑथर है, सीधा नाम याद करो उठा के सीधा। जैसे मान लो पूछ लो कि अभिजनन शकुंतलम किसने लिखी है, राइटर का नाम याद करना है, कालिदास ने लिखी है, सिंपल, उससे अलावा कुछ नहीं। प्रियदर्शनी किताब किसने लिखी है? जैसे एक वो है, इसका हम्पी का राजा था एक, कृष्णदेव राय, वो मतलब ये विजयनगर एम्पायर का, उसने 2-3 किताबें लिखी हैं, वो याद कर लो। मतलब ये मान लो कि आप 30-40 बुक्स हैं ऐसी जो कि बार बार पूछता है वो लिस्ट याद कर लेना।
उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप टिक कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। देखो जो कंडक्टर वाला चैप्टर है ना, मतलब करंट कितना, वोल्टेज कितना और रेजिस्टेंस कितना, क्या इनमें रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और जो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि लेंथ चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ये वाली चीज देख लेना एक बार। करंट वाला चैप्टर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में एक ऑप्टिक्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पढ़ लेना। सोर्स में बताऊंगा अगली स्लाइड में इन सब चीजों का कहाँ से पढ़ने हैं ये, लेकिन जरूर देख के जाना एक बार। फिजिक्स इजी है, काफी आसान है। अगर आपने थोड़े भी 6th 7th 8th क्लास में थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बहुत आराम से क्लियर कर लो फिजिक्स। ऐसे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में देखो एसिड, बेसिस और सोल्ट के बारे में ज्यादा पूछता है, और इसमें वो पूछता है केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और चार्जेस के बारे में पूछ लिया कि कौन सा सोल्ट का, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेता है सोल्ट का क्या फॉर्मूला है। तो बेसिक बेसिक करना है, बेसिकली इजी। सोर्सेज में अगली स्लाइड में बता ही दूंगा, इससे बता रहा हूँ। बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी वैसे तो बहुत बड़ा है, और बोटनी के क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अवॉइड करना है। आप पूरी बोटनी 5 दिन में नहीं पढ़ पाओगे अगर खाली बोटनी बोटनी पढ़ना चाहो। इसमें बायोलॉजी में केवल ह्यूमंस के वाली चीज पढ़ो, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हार्ट के बारे में है। इसमें वो होता है ना, अपना 4 वॉल्व होती है हार्ट की, एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट, खून कहाँ से कहाँ पे जाता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है, कहाँ कहाँ पे जाता है, बढ़िया तरीके से आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कर देना। एंडोक्राइन उसके बाद, एंडोक्राइन में ग्लैंड है, जैसे कौन सा एड्रेनलिन ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, पीनियल ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट करता है, हॉर्मोन्स। तीसरा इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव में तो क्या पूछेगा कि डियोडेनम, जिजनम, इलियम होता है, अपना स्टमक होता है, कौन सी एंजाइम सिक्रेट करता है स्टमक, कौन सी एंजाइम से कौन सा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, फैट्स किससे डाइजेस्ट होता है, ये सब चीजें पूछेगा। विटामिन, विटामिन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई कोई शिफ्ट कोई एग्जाम हो, विटामिन से क्वेश्चन आने ही आना है। जैसे राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन को कहते हैं, नियासिन कौन से विटामिन को कहते हैं, विटामिन बी 3 की कमी से क्या हो जाता है, बी 2 की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, ये सब पूछेगा उसमें, तो वो आपको याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है। डाइट में पूछेगा कि रफेज का क्या यूज है खाने में, और बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स क्या है, ऐसा मतलब लिस्ट है इनकी एक, वो बस वो याद कर लो, कुछ नहीं करना है। पॉलिटी में देखो, पॉलिटी आप पूरी पढ़ोगे ना। पॉलिटी वैसे जीएस2 का इतना बड़ा टॉपिक है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे इसे। बहुत लोग क्या करते हैं कि पॉलिटी उठाते हैं, वो पॉलिटी में ही घुसे रह जाते हैं, एंड तक निकलते हैं तैयारी से, पॉलिटी नहीं आई होती पूरी। तो ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना एसएससी के लिए। आपको सिंपल उठाओ पॉलिटी। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट हैं, 22 के 22 पार्ट याद कर लो किस पार्ट में क्या है। पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में ये है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में पूरा पार्ट सारे याद कर लो। उसके बाद शेड्यूल्स हैं कि हर शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल 8 में क्या है, शेड्यूल 6 में क्या है, ऐसे रैंडमली भी पता होना चाहिए आपको कि शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल 4A में, मतलब हर चीज में किस शेड्यूल में क्या चीज लिखी हुई है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद याद करना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ने हैं, अगली स्लाइड में सब बता दूंगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में अब देखो, वैसे तो 356 आर्टिकल है, सारे के सारे आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। जैसे आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन का, वो मैंने पता नहीं लाखों करोड़ों बार देख लिया एग्जाम में, वो आना ही आना है क्वेश्चन। उसे याद कर लो बढ़िया तरीके। अरे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 51A आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल में है, मतलब ये मान लो आपकी 356 में से ना 50 आर्टिकल ऐसे होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड होते हैं, वो आपको याद करने हैं। सोर्स में अगेन अगली स्लाइड में बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। वो सारे आर्टिकल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आना फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स 14 से 19 वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वलिटी वाले। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि 14 से 18 हैं, फिर 19 से 22 हैं, फिर 23 से 25, मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल कौन सी चीज के बारे में है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे इक्वलिटी, फिर फ्रीडम, फिर एक्सप्लॉइटेशन वाला कौन सा है। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो वो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाले, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुररी, ये सब क्या क्या होता है, इनमें क्या होता है, कौन कोर्ट किस कोर्ट को किस, जैसे मैंडेमस के प्राइवेट सिटीजन पे लागू होता है, मैंडेमस की नहीं होता। सर्चुररी किस पे लागू होता है, प्रोहिबिशन वाला किस पे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में है सारे। ये सारा रिवाइज करना एग्जाम से पहले, पूरा एकदम रटा होना चाहिए कि मैंडेमस किस लिए होता है, प्रोहिबिशन किस लिए होता है, सर्चुररी किस लिए होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बाद आना ड्यूटीज पे। ड्यूटीज 11 की 11 ड्यूटीज हैं, पूरी एकदम रटी हुई होनी चाहिए। इनका एक नेमोनिक है, अगर मेरे से व्हाट्सएप कोई किसी को आता होगा, वैसे तो आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगा, अगर किसी को नहीं आता होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं नेमोनिक बता दूंगा, एक झटके में सारे याद हो जाएंगे आपके। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब 10 मिनट का खेल है, याद करना से कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
डीपीएस उसके बाद आना एंड में डीपीएस। इसके अलावा कुछ नहीं करना पॉलिटी में। अगर आप पॉलिटी एंड लास्ट मोमेंट में उठा के बैठो तो पूरा एकदम 6 महीने पॉलिटी में निकाल सकते हो। पूरा बहुत लोग करते हैं कि पूरा एकदम उठा के बैठ गए लक्ष्मीकांत और बस पॉलिटी पढ़ते हैं, वो बेकार से सब। इतना पढ़ लो बस, काफी है, सफिशिएंट है। इससे इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो वैसे भी जो लोग नॉर्मल एसएससी वाले वो कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट है बैटल्स। अब बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो हिस्ट्री में फैली हुई है बैटल्स बहुत सारी। एंशियंट में हुई है ऋग्वेद से लेके, और ये मान लो आपकी फ्रीडम स्ट्रगल तक बैटल ही बैटल है। लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी, आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़नी है। इंपॉर्टेंट कौन सी पढ़नी है? देखो एक तो ये जो बाबर आया था, बाबर वाली पढ़ लेना सारी। बाबर वाले के बाद फिर इसकी हुई थी, अकबर की हुई थी, 2-3 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैटल्स। शाह जहांगीर की हुई थी, और औरंगजेब के, जब औरंगजेब सत्ता पे काबिज हुआ था, उसने अपने चारों भाइयों को हराया था, तीनों भाइयों को। कौन, शाह शुजा में, और इसमें कौन सी, दारा शिकोह में कौन सी, औरंगजेब में और दारा शिकोह में कौन सी बैटल, ये पढ़ लिया। मतलब मुगल्स की बैटल है इंपॉर्टेंट पहली तो। और उससे पहले इस वाले की इंपॉर्टेंट है मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत वालों की। तो मतलब बहुत कम बैटल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब 15 होंगी ज्यादा से ज्यादा, वो एकदम से याद कर लोगे आप, जो मैं सोर्स बताऊंगा वहां से। कुछ नहीं पढ़ना इसमें इसके अलावा। और रिवर सिटीज, ये भी 50-60 सिटीज हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंडिया में। अयोध्या का पूछता है, सरयू नदी के किनारे हैं, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, इस तरह से। मतलब सिंपल सिंपल सी रिवर से सिटीज है बहुत सारी, तो आपको आती भी होंगी। आप मान लो यूपी से हो आप, जैसे सपोज, आपको पता होगा ना आपके कहाँ का शहर किस इस रिवर के पास है, आप बता दोगे। वो कोई मान लो हरियाणा से है, वो बता देगा कौन कौन सा शहर है। इजी है काफी, इसमें दिक्कत नहीं है। साउथ की रिवर्स के जो सिटीज है वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लोगों को नहीं होते, नॉर्थ वालों को पता नहीं होते, बस वो याद करने हैं आपको। वो इसमें याद हो जाएंगे, ईजी है। अब रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स के बारे में पूछता है वो, जैसे कि वीट रबी क्रॉप है, खरीफ है। या फिर मस्टर्ड पूछ लेगा वो, ग्राउंडनट पूछ लेगा, कौन सी रबी क्रॉप है कौन सी खरीफ, ये भी पढ़ना है। ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है सारी, 12 के 12 टॉपिक, इनमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। छोड़ के जा रहे हो तो मतलब आप ढंग से तैयारी नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं हो। ये टॉपिक करना है। अब सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आना, लिख के ले लो चाहे। एसएससी का एक पेपर मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें सेंसस 11 का क्वेश्चन ना हो। 2011, 2021 का तो हुआ नहीं अभी तक, 23 चल गया। सेंसस 11 अभी तक भी वैलिड है, तो इसी को याद करना है, पूरा बढ़िया से रटना है। और इसमें केवल ये नहीं याद करना आपको कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मोटा मोटी पढ़ लेंगे, जनसंख्या इतनी, गांव इतने, शहर इतने, लिटरेसी इतना। ये नहीं, आपको शहर पूछता है आजकल वो, कि किस शहर में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। मतलब किस स्टेट में, सॉरी शहर नहीं, स्टेट पूछता है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, किस स्टेट में जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो सबसे कम है। तो हर चीज का, हर पैरामीटर, जैसे पैरामीटर 5 चाहिए। पैरामीटर का लिटरेसी, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी, और अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, इसकी सबसे मैक्सिमम कहाँ कहाँ है और मिनिमम कहाँ कहाँ है। आपको आधा घंटा लगेगा, नेट पे सर्च कर लो। नेट पे सर्च नहीं होता, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं डेटा दे दूंगा आपको। मैं कंपाइल कर रखा है सारा, जो मैंने अपनी तैयारी के लिए करा था। जिस भी स्टेट का, मतलब जो भी पैरामीटर, जैसे पैरामीटर आपने देखा लिटरेसी रेट, अब जिसमें लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा उसे याद कर दिया उठा के, जिसमें लिटरेसी रेट सबसे कम है उसे याद कर दिया। दूसरा हमने पैरामीटर देखा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें मेटरनल मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा वो याद कर लिया, जिसमें सबसे कम है वो याद कर लिया। तीसरा आपने पॉइंट देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ है सबसे ज्यादा वो याद कर लिया, जिसमें पॉपुलेशन सबसे कम है वो याद कर लिया। ऐसे सब चीजों के सबसे ज्यादा और सबसे कम याद करते हुए चल दिए, सारा काम खत्म कर दिया अपना। और इंडिया के लिए फिगर याद करनी है सारी की, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, 6 साल से कम वालों में ग्रोथ रेट क्या है, ये सब याद करने हैं इंडिया के। तो मतलब ढंग से पढ़ो सेंसस, एक एक इसमें सेंसस में 1-1.5 घंटा लगाओ, और एक बार के लिए से करके रख दो, खत्म करो। जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना हर एक एग्जाम में, एसएससी का तुम सीजीओ दे रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएस, सब में तुम्हारे सेंसस से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एक बार जिंदगी में 1 घंटा दे दो सर, फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसका कोई। ठीक है ना, एक बार ढंग से पढ़ लो सेंसस बस। अगला है फिर इकोनॉमी में बेसिक टर्म्स याद करना। देखो इकोनॉमी बहुत बड़ा है, अगर आप पूरे इस इकोनॉमी को पढ़ने जाओगे, आपका मतलब बढ़िया तरह से लंका लग जाएगी और समझ आएगा नहीं उल्टा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, बेसिक टर्म याद करो। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। सिंपल टर्मिनोलॉजी, मतलब एक पेज में होगी बस, सिंपल, एक आगे लिखा होगा एक पीछे लिखा होगा, वो बस पन्ना है सिंपल टर्मिनोलॉजी का, वो याद कर लो। और समझना होगा, मैं समझा दूंगा आपको, अगर ये समझना है इस पे तो मैं समझा भी दूंगा आपको क्या चीज क्या है। बस सिंपल टर्मिनोलॉजी याद करनी है, उनका मतलब समझ लेना अपने दिमाग में। अब इसमें रटना मत, डेफिनेशन की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच नो न्यू एसेट, ऐसा नहीं पढ़ना, कुछ भी फालतू ज्ञान नहीं। अपने को समझ आ जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। कोई भी सिंपल यूट्यूब वीडियो देख लो, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे मतलब कठिन टॉपिक है डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
डांस में पूछते हैं कि देखो कुछ कुछ डांस तो बहुत पॉपुलर है, बहुत आसान है, आप बता दो कि कौन सा डांस कहाँ का है। जैसे क्लासिकल डांस है वो तो आपको पता ही होगा, कुचिपुड़ी कहाँ का है, और ये भरतनाट्यम कहाँ का है, और कथक कहाँ का है, ये तो आपको याद ही होंगे। लेकिन जो कुछ वैसे हैं थोड़े मतलब पिछड़े हुए डांस हैं, इसकी एक वो है, मैडम है, एक परचम क्लास करके है, वो सर्च कर लेना, वो उसने बढ़िया नेमोनिक से बढ़िया याद करवाए हुए हैं। उसकी आधे आधे घंटे की 2-3 वीडियो हैं, वो टाइम लगा के एक बार देख लो आप, थोड़े से नोट्स बना लो उसके, और उन्हें मतलब खत्म करो उसे भी। अब देखो ऐसा हो सकता है कि जो परचम क्लास में मैडम ने पढ़ाया उससे अलग कोई डांस आ जाए, हालांकि चांस कम है उसके। उस मैडम की सबसे अच्छी बात है उसने देखो मैंने कोई पेड तो है नहीं कुछ ना, मेरा उससे लेना देना, वो मैंने पढ़ा है, मुझे फायदा हुआ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर उससे पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। और उसकी वीडियो देख के मैंने खुद अपने पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको वो नोट्स भी शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना। डांस के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने नेमोनिक टेक्निक से याद करवाया हुआ है, वरना इतना मुश्किल है इसे याद करना कि मतलब देखो यार, कोई मान लो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में हम तो रहने वाले हैं नहीं आंध्र प्रदेश के, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा ना उसकी टर्मिनोलॉजी याद करना, तो समझना। तो डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ट्रिकी है, इसलिए मैं कहूंगा इस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आप मतलब इसमें 1 घंटा दे दो, आप 1-2 वीडियो देख लो इसकी बस। वो सबसे बढ़िया वीडियो मुझे यूट्यूब पे इसी की लगी, परचम क्लास वाली मैडम है एक, उसने सबसे सही तरीके से समझाया। बाकी 1-2 चैनल हो रहे हैं उन्होंने ठीक ठाक बताया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है इसे याद करना, और नेमोनिक टेक्निक से भी मुश्किल हो जाता है कई बार, बहुत सारे हैं क्योंकि डांस और अलग अलग पूछता है। तो अगर आपके पहले से याद है, किसी सोर्स से आपने पढ़े हुए हैं तो ठीक, अगर आपको कोई सोर्स नहीं पड़ा हुआ तो मेरे को बोल देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कौन कौन से डांस याद करना है। यूट्यूब पे देखना है परचम क्लासेस चैनल है, उसे देख लेना, डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की काफी बढ़िया से वीडियो बनाई है उसने। और स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी ये पीडीएफ है मेरे पे, मेरे से ले लेना। तो ये सारे 12 टॉपिक्स हैं आपको करने हैं, इनमें ढील नहीं छोड़नी है, अगर इनमें आपने ढील छोड़ी है, सारे नहीं करे आपने, तो काफी मुश्किल आने वाले हैं आपको पेपर में। और ये सारे डुएबल हैं, मैं बता रहा हूँ 5 दिन में डुएबल हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी इसमें, कुछ कुछ चीजें शार्पन करनी होगी, रिवाइज करना होगा, ब्रशअप करना होगा, वो आप कर लोगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा फिर इसमें भी, है ना। तो ये सारे टॉपिक करने हैं। अब अगला टॉपिक है कहाँ से पढ़ने हैं सब चीज। अब देखो अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हो, या खुद की आपने पीडीएफ बनाई हो, या खुद के कोई नोट्स बनाए हो, तो आप बेशक उससे रिवाइज कर लो, मजे से आपका हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लूसेंट जिंदाबाद है। लूसेंट में जो मैंने 12 टॉपिक बताया ना, ये 12 के 12 टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, आपको बस छाटने हैं। क्या करो, लूसेंट बहुत लोग क्या करते हैं, लूसेंट खोलते हैं और पहले पेज से रटना शुरू कर देते हैं हिस्ट्री से, और फिर 2 दिन उनका रहता है जातर, फिर जातर खत्म बोले यार बस, मतलब फिर टायर आउट हो जाते हैं बहुत लोग। तो इसमें आप लूसेंट पे वो खोलो, उसका इंडेक्स खोल लो, इंडेक्स में जो जो मैंने 12 टॉपिक बताए उन्हें मार्क कर दो, और केवल वही पेज खोलो जहां पे वो टॉपिक दिया हुआ हो, ठीक है ना, उससे अलग कुछ मत खोलो, ठीक है। ये करना है आपको। लेकिन अगर आप मान लो लूसेंट से भी आपको दिक्कत होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे, मैंने नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, मेरे पे पीडीएफ है, मैं आपको भेज दूंगा। उनमें भी जो मैंने टॉपिक बताए 12 टॉपिक, वो टॉपिक देखो बस, केवल उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को रट लो, और अपना काम खत्म करो। और इसमें कुछ है नहीं जीके में। 5 दिन बचने हैं, बहुत कम टाइम होता है, अगर स्टार्टिंग से करना होता तो अलग चीजें बताता मैं। 5 दिन में आप इतना कर लो, इतना बहुत है। मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा इसी में। जितने आपको नंबर अभी आने होंगे उससे 10-15 नंबर फालतू आएंगे, सब रिवाइज करके बढ़िया तरीके से, और अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, फिर बताना हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आपको सेशन लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में जीके के लिए भी आपको बता दूं, जैसे मैंने 10 टॉपिक बताए ना, 12 टॉपिक बताए हैं, ये 12 टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा, तो 5-7-10 वीडियो में मैं खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा सीजीएल 23 क्योंकि आ ही गया अब मेंस का। सी आगे के लिए किसी और एग्जाम के लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो, इन टॉपिक्स के बारे में भी, ठीक है। तो इतना ही था इस सेशन में, थैंक यू, जय हिंद।